अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, सियासी जमातें अगर असूलों के बजाय मफादात के ताजिर बन जाएं तो जमहूरियत सिर्फ एक फरेब रह जाती है। अगर इलेक्शन सिर्फ डील्स और फॉर्मूलों से तय होने शुरू हो जाएं तो फिर जमहूरी तमाशा किसके लिए किया जाता है? कब तक जमहूरियत का लबादा ओढ़कर मफाद परस्ती का खेल खेला जाता रहेगा? आज खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले एक ही सफ में खड़े नजर आए। गोया ना कोई सियासी नजरिया बचा, ना ही कोई असूली मौक़िफ़। वो तहरीक इंसाफ जो कल तक कहती थी कि मेरे कप्तान की रिहाई के लिए हुकूमत से बात नहीं हो सकती, आज इक़्तिदार के ऐवानों में अपनी शिरकत यकीनी बनाने के लिए हर इख्तलाफ को भुलाकर अपोजिशन के साथ बैठ गई। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन में जमहूरियत के चैंपियंस, असूलों के राग अलापने वाले और बयानिया के नाम पर कुर्बानी मांगने वाले आज उसी बयानिए को दफन करते नजर आए। 13 जनवरी को बल्ले के निशान पर होने वाले फैसले, 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात आम इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली, या फिर आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में होने वाला सेनेट इलेक्शन, हर मंजर एक ही सवाल उठाता है कि आखिर जमहूर और जमहूरियत को बार बार मफादात की चक्की में क्यों पीसा जाता है? अगर 6-5 का फॉर्मूला सेनेट इलेक्शन के लिए बनाया जा सकता है तो कप्तान की रिहाई के लिए भी कोई मुज़ाकराती दरवाजा खोलना क्यों मुमकिन नहीं? या फिर यह सब कुछ सिर्फ इक़्तिदार के हसूल के लिए ही मुमकिन होता है? कहा जा रहा है कि आज सियासी चलाकियों और वक्ती इत्तेहाद ने एक बार फिर नजरिए और अवामी एतमाद को दफन कर दिया। सवाल तो यह भी है कि जमहूरियत के रखवाले आज मफादात के मजावर क्यों बन गए? मेरे कप्तान के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात हराम, सेनेट इलेक्शन के लिए हलाल कैसे हो गए? क्या 6-5 का फॉर्मूला सिर्फ कुर्सियों के लिए बनता है, अवामी मफाद के लिए नहीं? क्या सियासी जमातों में कारकुन अब सिर्फ मालदार, बाअसर या सियासी सरपरस्ती रखने वाले अफराद के ताबे होंगे? क्या अब पार्टियों में असूलों की कोई वक़्त बाकी नहीं रही? 9 मई की मजम्मत करने वाला मिर्जा अफरीदी पार्टी में वापस आ सकता है तो वो दर्जनों कारकुन जिन्होंने सालों पार्टी की खिदमत की, नजरिया अपनाया, सड़कों पर मारे खाएं, वो आज दरबदर क्यों है? क्या असूलों की कुर्बानी सिर्फ मखसूस अफराद के लिए है और सजा सिर्फ कमजोरों के लिए? आज खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले सेनेट इलेक्शन से जमहूरियत कमजोर हुई या मजबूत? इस हवाले से हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 47 की हुकूमत का बयानिया बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में क्या मजबूरी थी कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को मिलकर इलेक्शन लड़ना पड़ा? सवाल नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की टिकटों के मामले पर जो कुछ तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुनों के साथ हुआ, क्या उससे नजरियाती कारकुन सियासी जमातों से मजीद बदजन नहीं हो जाएंगे? सवाल नंबर 3, फिरदौस शमीम नकवी भी मिर्जा अफरीदी के लिए मैदान में आए। खैबर से कराची तक सारी तहरीक इंसाफ मिर्जा अफरीदी के रास्ते की रुकावटें दूर करने के लिए क्यों इतनी गर्मजोशी का मुजाहरा कर रही थी? सवाल नंबर 4, मिर्जा अफरीदी को टिकट देने के हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर शदीद एहतजाज किया गया, लेकिन क़यादत ने किसी किस्म की परवाह नहीं की। मिर्जा अफरीदी के लिए लचक का मुजाहरा करके तहरीक इंसाफ ने किसको पैगाम दिया? सवाल नंबर 5, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने गुज़िश्ता रोज मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान से हलफ लेने से इनकार कर दिया, लेकिन आज उन अरकान ने स्पीकर के साथ सेनेट इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। क्या स्पीकर का अरकान असेंबली से हलफ ना लेने को सियासी पॉइंट स्कोरिंग कहा जा सकता है? सवाल नंबर 6, सेनेट इलेक्शन से कबल जब भी तहरीक इंसाफ में दरार पड़ने लगती तो 9 मई के बाद रूपोश होने वाले मुराद सईद का एक तवील ट्वीट सामने आ जाता। सेनेट की टिकटों पर इख्तलाफात सामने आए, लेकिन मुराद सईद की तरफ से कोई ट्वीट सामने नहीं आया। क्या अब यह कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर तब्दीली आ रही है? सवाल नंबर 7, मिर्जा अफरीदी ने 9 मई की मजम्मत की, टिकट भी मिल गया और सेनेटर भी बन गए। क्या अब यह कहा जा सकता है कि जिन दीगर रहनुमाओं ने 9 मई की मजम्मत की, तहरीक इंसाफ उनके लिए भी अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक साहब, हमें ज्वाइन कर रही हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा समर हारून बलोच साहिबा, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन हसन अयूब साहब। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सर, ये जो भी एक्सरसाइज हुई, आपने एक फॉर्मूला सेट किया अपोजिशन के साथ और बिलाखिर ये 11 सेनेटर्स जो है वो मुंतखब हो गए। आप समझते हैं कि इससे जमहूरी प्रोसेस जो है वो बिल्कुल बेहतर हुआ है और आपने मुज़ाकरात के दरवाजे बाकायदा तौर पे अब हुकूमत के साथ खोल दिए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, पहली बात तो ये कि अगर आप सवाल यहाँ से शुरू करते कि हमारे हिस्से की मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ के हिस्से की थी वो जब दीगर जमातों में बांट दी गई, देखिए हमने जिन उम्मीदवारों को टिकट्स दिए थे, हमने 8 अपने उम्मीदवार तैयार किए थे कि हम इनको जनरल नशिस्तों के ऊपर लड़ाएंगे। उसमें कुछ बैकअप थे और कुछ को हमने सेनेटर्स मुंतखब कराना था। जब हमारे हिस्से की मखसूस नशिस्तें जो 25 नशिस्तें थी वो अपोजिशन को मिल गई, तो उसके बाद हम इस पोजीशन में ना रहे कि हम उन तमाम सेनेटर्स को मुंतखब कराते या उन तमाम सेनेटर्स को हम बनाते।
तो उसकी वजह से एक पार्टी के अंदर भी एक इख्तिलाफ आया टिकटों की तकसीम के ऊपर। और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है। तहरीक इंसाफ की टिकट जो है वो बड़ी कीमती होती है और एक रसाकशी हमेशा से चलती रहती है। लेकिन एक अगर आप सिर्फ मिर्ज़ा अफरीदी के ऊपर ही सवाल रखें, तो अगर आप ये पूछना चाहते हैं मुझसे कि जी मिर्ज़ा अफरीदी जो है उसका टिकट ठीक था या गलत था, तो ये एक बहुत बड़ी बहस है कि मिर्ज़ा अफरीदी की अपनी खिदमात है पार्टी के अंदर, उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मुराद सईद को देखें, फैसल जावेद को देखें, जिनको अब मुंतखब कराया, आज़म सवाती साहब, नूरुल हक कादरी साहब, जो हमारी रुबीना नाज एडवोकेट जिनको हमने ख़वातीन की नशिस्त के ऊपर मुंतखब कराया, तो हमारे एक मिर्ज़ा अफरीदी को छोड़ के बाकी हमारे अपने लोग थे जिन्होंने किसी न किसी लेवल पे इस पार्टी के लिए कुर्बानी दी। अगर एक मिनट, ये जो आपने जुमला भी इस्तेमाल किया, इन सबको लेके ये बाकी सारे हमारे लोग थे मिर्ज़ा अफरीदी को छोड़ के, यानी मिर्ज़ा अफरीदी आपके लोगों में शुमार नहीं होते? फिर नहीं, उनके ऊपर पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और मीडिया के भी थे। लेकिन अगर आपको मिर्ज़ा अफरीदी या तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इतना बड़ा इतराज़ था, तो आपको अमीर मकाम के बेटे के ऊपर भी होना चाहिए था। सर, वो इख्तियार वली के साथ शायद साहब इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से बात कर रहा हूँ ना, वो तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से मैं बात करूंगा। अभी आप पहले अपनी पार्टी का जवाब दीजिए, वो तो मैं मुस्लिम लीग नून से सवाल करूंगा। सवाल आपसे है कि क्योंकि मेरे हाथ में ये लिस्ट आतिफ खान साहब की ट्वीट के जरिए आई हुई है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब हमने इनका नाम नहीं दिया था, हमने नाम दिया था मुराद सईद का, इरफान सलीम का, फैसल जावेद का, खुर्रम ज़िशान का, अजहर माशवानी का। तो फिर मिर्ज़ा अफरीदी अगर इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, किसके बलबोते पे हुए हैं, किसने उनका नाम डलवाया है इस लिस्ट में? अभी इमरान खान साहब के पास जो लिस्ट लेके गए बैरिस्टर सैफ, और उसके बाद फैमिली की मुलाकात हुई, तो जो लिस्ट इमरान खान साहब के सामने रखी गई हुई हो, तो उन्हीं अवेलेबल नामों को ही उन्होंने अप्रूव किया होगा। और रही बात दीगर जो हमारे मुंतखब सेनेटर्स हैं, मुराद सईद, फैसल जावेद, आज़म सवाती साहब, नूरुल हक कादरी साहब, रुबीना नाज एडवोकेट साहिबा, हमारे 5 सेनेटर्स के ऊपर हम पूरी पार्टी का इत्तेफाक भी है। और मैं एक कारकुन की हैसियत से मैं बड़ा बरमला कहता हूँ, हर वक्त का मैंने हर प्रोग्राम में बड़ा ओपनली कहा कि इरफान सलीम हमारे पार्टी का बड़ा बुनियादी कारकुन था, उसका राइट भी बनता था, पार्टी को चाहिए था कि उसको ऑन भी करते, उसको मुंतखब भी करते। देखिए, कुछ चीज़ें आप सिंबॉलिकली करते हैं, कुछ लोगों को आप इसलिए ईवान के अंदर लेके आते हैं कि आप अपने तमाम कारकुनान को ये पैगाम देते हैं कि अगर आप इस पार्टी के अंदर मेहनत करेंगे तो आपको ऊपर लेके आए। अगर मैं आज आपके सामने मंसूर भाई बैठा हूँ, मैं एक मिडिल क्लास का नौजवान, एक स्टूडेंट लीडर जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, मुझे तहरीक इंसाफ ऊपर लेके आई, मुझे इमरान खान साहब ने इस पार्टी में अपॉर्चुनिटी दी, मैं 2 दफ़ा MNA बना, मैं साउथ रीजन का 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रहा, मैं कोर कमेटी का मेंबर रहा, अभी जो हमारी एक कमेटी बनी मैं उसका भी मेंबर हूँ। इसी तरह जिधर भी मौका आया इमरान खान साहब ने मुझे मौका दिया, मैं आज आपके सामने अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं। तो जब आप मिडिल क्लास लोगों को मौका देते हैं पार्टी के अंदर उनको ऊपर आने का, तो वो बड़े तगड़ी भी होते हैं, काबिलियत भी होती है। और ये हमारा अलमिया रहा है इस मुल्क की, पाकिस्तान की सियासत का, कि हमेशा से एक सरमाएदार तबका जो तमाम पार्टी में मौजूद है वो इन मिडिल क्लास लोगों का, आम कारकुनान का गला गोंदते रहते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अगर आप मिर्ज़ा अफरीदी को लेके बहस कर रहे हैं या इरफान सलीम के आउट होने पर आप बात कर रहे हैं, मैं अगर मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं अफसरदा भी हूँ और मेरी ये ख्वाहिश थी कि इरफान सलीम इस निज़ाम का हिस्सा जरूर बने, लेकिन कुछ तो मजबूरियां होंगी। जो क्या मजबूरियां? शायद साहब नहीं सर, एक मिनट सर, माजरत के साथ, ऐसी क्या मजबूरियां हैं? फिर लोगों को पता लगे ना, तो फिर यानी फिर क्लियर हो कि फिर आप में और नून लीग में या पीपल्स पार्टी में कोई फर्क नहीं है। सरमायाकारों को वो भी अकोमोडेट करते हैं, आपने भी किया, फिर आप तीनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। कम से कम इतना मॉरल करेज तो पीटीआई के अंदर होना चाहिए, कहें जी हाँ जी हम सारे के सारे एक जैसे ही हैं, कम से कम ये कह दें। फिर नहीं, अभी अगर आप हमारे तमाम, अब मुराद सईद को देखिए, मिडिल क्लास का एक नौजवान जो 2 दफ़ा पार्लियामान का मेंबर रहा, आपको पता है मुराद सईद का बैकग्राउंड आप बेहतर जानते हैं। नहीं, मुझे मिर्ज़ा अफरीदी का बताइए, शायद साहब मिर्ज़ा अफरीदी का बताइए सर। आप खुद फरमा रहे हैं, मैं कम से कम इस बात की आपकी करेज की दाद दूंगा कि कम से कम आप नेशनल टीवी पे बैठ के ये पहले पूरा केस बिल्ड कर रहे हैं कि जी इनके अलावा बात, मैं इनके अलावा क्यों बात करूं। यही तो सबसे बड़ी वो एग्जाम्पल है कि जिसके हवाले से आपने अपने वोटरों को बताया कि जनाब ये सरमायाकारों की पार्टी नहीं है, उसके बाद आप टिकट भी सरमायाकार को देते हैं और मेक श्योर करते हैं आपकी। मैंने वो देखा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नाराज रकीन थे उनके साथ आप बैठे हुए थे, आप उनके साथ इजहार यकजहती कर रहे थे, लेकिन आपकी इजहार यकजहती का बंदा क्या करे जब एक्चुअली वो लोग सेनेट तक ही नहीं पहुंच सकते।
अभी मैं पार्टी के अंदर जितना पॉसिबल था, मैं इरफान सलीम की बात करूंगा, मैं बाकी लोगों की बात नहीं करूंगा। ठीक है। इरफान सलीम की बड़ी खिदमत है इस पार्टी के अंदर। मैं इरफान सलीम को अली अमीन गंडापुर ने ही टिकट के लिए नामजद किया, इमरान खान साहब के पास उनको लेके गए, नंबर 4 पे उनका नाम था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, अभी मैं ज्यादा एक नई बहस नहीं चढ़ना चाहता वो मीडिया के ऊपर, क्योंकि अभी हमें 5 तारीख को अपनी तहरीक भी उठानी है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इन चीज़ों के ऊपर अभी इस वक्त गुफ्तगू करूँ। जब मौका आएगा मंसूर भाई तो आपके साथ सोलो बैठ के मैं कुछ ऐसे तल हकीकतें आपके सामने जरूर रखूंगा जो पाकिस्तानी कौम के सामने आनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आज हमारा कारकुन मुराद सईद, फैसल जावेद उनकी विक्ट्री इंजॉय कर रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनको इस वक्त कोई नाउमीदी का दर्ज दूं। इतनी तारीफ अगर आप इरफान सलीम साहब की कर रहे हैं, इतनी तारीफ आप इरफान सलीम साहब की कर रहे हैं और उनको अगर टिकट नहीं दिलवा सके और कोई मजबूरियां थी पार्टी की जो कि आप नहीं डिस्कस करना चाह रहे, कम से कम माफी मांग ले अपने कारकुनों से। आज टेलीविजन चैनल पे माफी मांग ले कि जी हम फेल हो गए। अभी नहीं, अगर आप इस बात को तो कम से कम क्रेडिट देना कि इरफान सलीम 4 लोगों में उसका नाम तो शामिल था। हमने एफर्ट तो की। अगर हमें मखसूस नशिस्तें मिली होती तो आज इरफान सलीम सेनेटर होता, आज शायद आप किसी और का नाम लेते कि ये वही नहीं बनाया। ये वही मखसूस नशिस्तें ना सर, ये वही मखसूस नशिस्तों वाले ना, शायद साहब वही मखसूस नशिस्तों वाले जिनके साथ आपने ये 5-6 का फॉर्मूला सेट किया, ये वही लोग हैं ना जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। अभी अगर हम हॉर्स ट्रेडिंग के रोकने के लिए, आपके लास्ट प्रोग्राम भी में मैंने कहा था जब इख्तियार वली मेरे साथ बैठे थे, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जब तक सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड पे नहीं होगा तो ये चीजें चलेंगी। क्या पंजाब में इसी तरह नहीं हुआ? क्या पंजाब में सेटलमेंट नहीं हुई? क्या पंजाब में इलेक्शन हुआ सेनेट में? नहीं हुआ। तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम शो ऑफ हैंड के ऊपर चले जाएं ताकि उन बेजमीरों का पता तो चले कौम के सामने जो अपना वोट बेचते हैं, जो अपना जमीर बेचते हैं। और तहरीक इंसाफ का एमपीए जो बड़ी मुश्किलों से बना, हमारे कारकुन ने हमें एमएनएस एमपीएस बनाने के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। हम नॉर्मल हालात में इलेक्शन नहीं जीते थे, हम बड़ी मुश्किलों से आए थे एमएनएस एमपीए बन के। तो ऐसे कुछ लोग हैं अगर वो अपने जमीर का सौदा करते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी लिस्ट है ही नहीं कि मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगाऊं, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के रोकने के लिए इरफान सलीम जैसे कारकुनान को पॉलिटिकल जमातों में सर्वाइवल या उनको सेनेटर बनने के लिए हमें हॉर्स ट्रेडिंग रोकनी होगी ताकि हम दलेरी के साथ अपने कारकुनान समर हारून बुलोट साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो चलें वो एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो चाहे लोग एक्सेप्ट करें या ना करें। अमीर मुकाम साहब के बेटे के अंदर ऐसी कौन सी खूबियां नजर आई पार्टी को, ऐसी कौन सी खूबसूरती नजर आई जिसकी वजह से आपके ख्याल में उनको टिकट दिया गया? मंसूर भाई, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे पार्टी का मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। देखिए, पीएमएलएन में जहाँ तक बात थी तो मैं बज़ाते ख़ुद जब जिस दिन मेरी शमूलियत हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात डिस्कस हुए। खैबर पख्तूनख्वा की पीएमएलएन की सारी क़यादत, जिसमें मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, पीर साबिर शाह साहब, जायद खान साहब और जो उनके मोअज़्ज़िज़ीन थे, सारे बैठे हुए थे। और वहाँ पे इत्तेफ़ाक़ राय से मुकाम साहब के ऊपर के बेटे के ऊपर जो हुआ इत्तेफाक हुआ और इस तरफ पार्टी से कोई रेजिस्टेंस नहीं आई। एक वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम रह चुके हैं पाकिस्तान के, कम उम्र तरीन, और उनकी अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए खिदमात होंगी। तो मेरा तो इस पार्टी में अभी बहुत नया कम टाइम गुजरा है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है लोगों ने इनके नाम को बड़ा वेलकम भी किया है और इनकी मतलब इलेक्ट होने में किसी किस्म की पार्टी की तरफ से कोई रोड़े नहीं अटकाए गए। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो थी, मैं सवाल को चेंज कर लेता हूँ समर साहिबा, मैं सवाल को चेंज कर लेता हूँ। मैं आपसे ये सवाल कर लेता हूँ कि आप नहीं समझती कि एक्चुअली उनकी राह में रोड़े अटकाने चाहिए थे? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमेशा आपकी पार्टी तंकीद में रहती है कि मौरूसी सियासत की सबसे आला मिसाल एक्चुअली मुस्लिम लीग नून है, और यहीं पे आप जो है वो सेनेट का टिकट जो है अमीर मुकाम साहब के बेटे को दे देते। अमीर मुकाम साहब केपी मुस्लिम लीग नून को वैसे ही इस वक्त चला रहे हैं, ऊपर से बेटे को भी टिकट दे देना। और भी हमें बता दीजिए लिस्ट में कौन कौन लोग हैं उनके खानदान से कि जिनको आगे जाके अकोमोडेट किया जाएगा। देखिए, आप मरूसी सियासत का इल्ज़ाम पीएमएलएन नवाज़ के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन जो पार्टी आप कहते हैं इतनी ज़्यादा वो एक यूथ की पार्टी है और इतने नए जज्बात के साथ आई है, उनके खुर्रम ज़ीशान साहब आज विड्रॉ नहीं हुए, अच्छी बात है, जुर्रत का मुजाहरा किया, वो अपने स्टैंड के ऊपर डटे रहे। उनकी वजह से पूरी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली वोटिंग के प्रोसेस से गुजरी।
उस आदमी को एक सिंगल वोट नहीं पड़ा। ठीक। 92 MPs में से Why एक are you इंसान giving me ने an उसकी example of stand, PTI? उसकी चीज समर की। साहबा, मुझे पीटीआई की एग्जांपल आप क्यों दे रही हैं? I'm giving you an जब example मुझे that देखिए मुझे जी, जब शाहिद साहब ने आपकी पार्टी का एग्जांपल दिया तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा जी ये मैं मुस्लिम लीग नून से सवाल करूंगा, आप मुझे अपनी पीटीआई का जवाब दीजिए, तो आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए। देखिए सेनेट के इंतखाबात खैबर पुख्तूनख्वा में, और शायद भाई को ये बात पता है, पिछले 2-3 जो उसके मराहिल हुए हैं वो काफ़ी मुतनाज़ा और पैसों से भरपूर हुए हैं। वी कैन नॉट हाइड फ्रॉम दिस फैक्ट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जॉइंट एफर्ट लगेगी ताकि एक सेनेट का इंतखाब इस तरीके से हो कि इसमें पैसों की जो बात हो या सरमायादार इंसान की जो बात हो वो खत्म हो जाए। एंड लाइक आई सेड, देखिए हर पार्टी की लीडरशिप ने अपने सेनेट की इसीलिए अमीर मुकाम के बेटे को अमीर मुकाम के बेटे को इसलिए टिकट देना बहुत जरूरी था। एक जगह आप मुझे कह रही हैं कि सरमायादार का असर रसूख खत्म हो, वहीं पे अमीर मुकाम के बेटे को टिकट दे देना, एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट कि जी सरमायादार का मुकाम खत्म हो, असर रसूख खत्म हो। आप तो प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को। देखिए मंसूर भाई, दीज टिकट्स हैव बीन गिवन मंथ्स इन एडवांस, और अब वो करते कराते हुकूमत के साथ सेटलमेंट होते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्लियामेंट्री तौर पे सबसे बड़ी पार्टी होके उसने कुर्बानी दी है, उसने अपोजिशन को अपने साथ चलाने के लिए उन्होंने 1 सीट ली है और बाकी अपोजिशन की जमातों के लिए उन्होंने 2-2 सीटें छोड़ी हैं। ठीक है, अब लाइक आई सेड ये पार्टी लीडरशिप की बात होती है और हर पार्टी के जितने भी वो थे मुस्लिम लीग के जितने भी कम से कम मुझे ये मॉरल करेज दिखाइए, डिसिप्लिन को फॉलो करके नहीं, मुझे मॉरल करेज कम से कम दिखाइए एंड एटलीस्ट ये कि मेरी पार्टी ने गलत फैसला किया। आप क्या अमीर मुकाम के बेटे को टिकट देने को सपोर्ट करती हैं? से दिस यस और नो क्लियरली। मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूं। आपने जब आजम स्वाति जो इस सेंचुरी के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल में नेम्ड हैं, शेम्ड हैं, उसमें हिस्सेदार हैं, उसको इलेक्ट होने पे, उसके टिकट देने पे आप लोगों को कोई एतराज नहीं है, तो अमीर मुकाम साहब के बेटे को टिकट मिलने पे किसी को क्या एतराज हो सकता है? समर साहब बेसिकली द फॉर्मूला इज के क्योंकि हर जगह ही हो रहा है तो ठीक है हमने भी कर लिया, तो कौन सा गलत किया, सारे ही कर रहे हैं। आपकी दलील ये है। अगेन लाइक आई सेड, ये मेरे आई एम एन आई विटनेस कि ये सारी खैबर पुख्तूनख्वा की जो PMLN की जो बड़े थे उनका एक कंसेंसस का एग्रीमेंट है। अगर मैं ना होती इस चीज की विटनेस तो मैं कभी ये ना क्लेम करती। आई एम नॉट आस्किंग ना समर साहब, मैं बड़ी माजरत के साथ आई एम नॉट आस्किंग कि आप वहां पे थी या नहीं थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके असूली मौकफ क्या है, क्या आप समझती हैं कि ये ठीक हुआ या गलत हुआ? क्योंकि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग एंड पार्डन मी, लेकिन इवन आपको टिकट देने के हवाले से भी मुस्लिम लीग नून के अंदर रिजर्वेशंस हैं एंड पीपल हैव मतलब इन्फॉर्म्ड दिस कि जी समर साहबा एक दिन आती हैं, जिस दिन आती हैं टिकट भी उनके हाथ में पकड़ा दिया जाता है। सो मतलब पार्टी के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जहां पे एलीट्स को जो है वो इस तरह अकोमोडेट किया जाता है? देखिए, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ एलीट्स एंड लाइक आई सेड, मुझे इस टिकट में कोई बुराई नहीं नजर आती। इट्स अ मैटर ऑफ, देखिए जिसका जितना ग्राउंड पे हार्ड वर्क हो, जो पार्टी के लिए जितना मुतहरिक हो, या पार्टी को जो लगे कि जी फ्यूचर में जाके इस इंसान मेल या फीमेल के आने से हमारी पार्टी मजबूत हो सकती है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि पार्टी के हायब्स अपनी पार्टी के बेनिफिट में करते हैं। अब जो आप लोग इतनी तनकीद कर रहे हैं PTI के ऊपर, आपको क्या पता कि पसे पर्दा क्या क्या बातें हुई होंगी, क्या क्या इसमें फायदे उस पार्टी ने अपने लिए देखे होंगे। सो एवरीथिंग कैन नॉट बी डन सोशल मीडिया की जो ट्रोल्स हैं उनके नजरिए से देख के हम सारी सियासत को नहीं देख सकते। इस वक्त आपसे सोशल मीडिया का कोई ट्रोल तो बात नहीं कर रहा ना, एक जर्नलिस्ट आपसे सवाल कर रहा है, मैं आपसे कैटेगोरिकली आपके हवाले से सवाल कर रहा हूं। आप जिस दिन पार्टी में शामिल होती हैं, आपको टिकट के साथ आती हैं, आप टिकट के जरिए दरवाजे में एंटर होती हैं एक्चुअली, उसके बगैर आपने कुर्बानियों की बात की, आपकी मुस्लिम लीग नून के लिए कोई कुर्बानियां नहीं थी जिस दिन आप एंटर हुई। ये जो अमीर मुकाम साहब हैं, इनके बेटे अभी डिस्ट्रिक्ट नाजिम अगर बने हैं, आप पहले MPA करवाते हैं, MNA करवाते हैं, जी प्लीज गो। खैबर पुख्तूनख्वा के लिए मेरी बहुत सारी कुर्बानियां हैं, पेशावर के लिए मेरी बहुत सारी कुर्बानियां हैं। पेशावर में मुझसे और मेरे खानदान से ज्यादा कुर्बानी किसी ने नहीं दी। पेशावर पे ग्राउंड पे
पूरी ऑपोजिशन में पूरे इस दफा 2024 के जनरल इलेक्शंस में सबसे हाईएस्ट वोट ऑपोजिशन में मेरा आया है। यस, पीटीआई ने सीट्स जीती हैं, मैं मानती हूं, लेकिन अगर उसके बाद पूरे पेशावर डिस्ट्रिक्ट में आप वोट की टैली देखें तो सबसे हाई वोट मेरा आया है। उस पे कोई ग्राउंड में कोई वर्क भी होगा, कोई स्ट्रगल भी होगी, कुछ राब्ते भी होंगे। आसमान से तो फरिश्तों ने आके मुझे वोट नहीं डाले होंगे ना, क्योंकि वी वर नॉट द चोजन वंस इन दिस इलेक्शन। सो ये बात नहीं है। मेरी खैबर I love the word we were not the chosen ones, because ultimately you have the prime minister in the National Assembly, that means you were the chosen one. मैं अपने लिए एक जगह बना लूंगी। ठीक है हसन अयूब साहब, सर ये मैंने कहा जी आप लोग, मैं तो समझता हूँ आप लोग चोजन वन है, बिकॉज आपकी जमात के ही प्राइम मिनिस्टर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं, तो यू आर द चोजन वन अल्टीमेटली। प्राइम मिनिस्टर तो आपकी जमात के हैं ना, तो यू आर द चोजन वन। हसन अयूब साहब, ये जिस तरह भी ये इलेक्शन हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा वी वर नॉट, अच्छा यू वर नॉट, ठीक है। हसन अयूब साहब, ये जिस तरह का भी इलेक्शन हुआ है, सेनेट का इलेक्शन हुआ है, गंडापुर साहब की, मतलब मैं तो कहूंगा गंडापुर साहब एक्चुअली सबसे कामयाब उम्मीदवार अगर इसमें से कोई निकला है वो तो अली अमीन गंडापुर साहब है। यू एग्री विद दैट? 100% जी एग्री करता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने इस सारे इलेक्शन में अपना फायदा जो है वो सबसे ज्यादा हासिल किया। उनका सेनेट का जो उम्मीदवार था वो सेनेटर मुंतखब हो गया, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी। और अगर उसके अलावा देखा जाए, और पूरी पार्टी के प्रेशर के बावजूद, पूरी पार्टी का प्रेशर एक तरफ गया और जनाब डोमिनेट करके अली अमीन गंडापुर साहब, उनसे जो इतलात हैं 20 से जायद एमपीए नाराज भी हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई वैसे अपसेट हो जाता, यानी कि सीट एडजस्टमेंट ना हुई होती सेनेट के अंदर, और ये 5-6 का फार्मूला तय ना हुआ होता और कोई एक अपसेट हो जाता, तो फिर अली अमीन गंडापुर को भी माजी की तरह, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अब्दुल हफीज शेख से इस्लामाबाद की सेनेट की नशिस्त जीत ली थी, उसके बाद इमरान खान को एतमाद का वोट लेना पड़ा था, तो इसी तरह अली अमीन गंडापुर को भी एतमाद का वोट लेना पड़ सकता था। तो उन्होंने एतमाद का वोट लेने से भी अपनी जो है ना जान खलासी करा दी। दो बातें। तीसरी बात जो इस इलेक्शन के अंदर, जो कि आप ये दोनों तरफ बता रहे हैं कि जी हमने इस सीट एडजस्टमेंट से ये फायदा हासिल किया कि पैसों की मंडी नहीं लगी, ठीक, जो बात दुरुस्त नहीं है। दोनों तरफ से झूठ बोला जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी झूठ बोल रही है और ओपोजिशन, जो मुतहिदा ओपोजिशन है, वो भी झूठ बोल रही है। अगर इतलात यही आ रही है कि जो लोग खड़े हुए थे, जिनको बैठाया गया, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए हैं। अच्छा, और यही नहीं, एक मिनट आप कह रहे हैं कि जो लोग बैठे हैं नाराज अरकान की बात कर रहे हैं कि उनको फाइनेंशियल बेनिफिट दिए गए, आप ये बात कह रहे हैं? उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और अगर आप मेरी बात को जरा आप इस पर और तवज्जो से सुने, तो इरशाद हुसैन साहब थे, गुज़िश्ता रात मारिया मेमन साहिबा को जो एयरवाई के ऊपर इंटरव्यू देते हुए वो स्लिप ऑफ टंग हुआ और पैसे बोल गए, उनके मुंह से लफ्ज निकला पैसे, और उन्होंने कहा जी कि अपने आप जो है ना कागजात वापस ले लें। अच्छा, तो ये बात जो है वो वर्कर्स ने अपने मुंह से निकाल दी है। अच्छा, अब यहाँ पर बात आ गई जी कि सेनेट का इलेक्शन हो और पैसे ना चले, और हो भी खैबर पख्तूनख्वा, तो माजरत के साथ जो हिस्ट्री है उसने रिपीट किया है, लेकिन किस तराजुर में किया, किस जगह किया, वो चीज कुछ सरफेस के ऊपर ज्यादा उस तरीके से आई नहीं, या उस तरीके से हर एक ने कहा कि पैसा नहीं चला, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो पैसा टका के चला इस मरतबा भी। मुझे और मिर्जा आफरीदी साहब ने जो खाना होस्ट किया था, और एक लेविश डिनर दिया, तो वो मतलब चैरिटी थी क्या? वो पैसे खर्चा नहीं था पार्टी के ऊपर? ठीक है। इमरान खान साहब जो कहते हैं जी कि सरमाएदार के सामने जो है ये मिस्टर क्लीन है, ईमानदार हैं, तो ये ईमानदारी है कि एक आदमी अगर फवाद चौधरी छोड़ के जाता है तो वो काबिल कबूल नहीं है, लेकिन मिर्जा आफरीदी छोड़ के जाए तो वो सेनेट का जो है टिकट भी मिल जाएगा उसको। ठीक है, मैं दोहरा मेयार तो है जी, दोहरा मेयार। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक्चुअली इसके ऊपर यही बात की थी कि जनाब मैं भी पार्टी में वापस आ सकता हूं अगर मेरे पास 50 करोड़ रुपए होता। पता नहीं किसकी बात कर रहे थे, 50 करोड़ कौन, किधर, किसने दिए, पता नहीं। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ शाहिद खटक साहब, समर बिलोर साहिबा मौजूद हैं और हसन अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक और टिकट होल्डर थे, खुर्रम ज़ीशान साहब, जिन्होंने एक्चुअली विड्रॉ नहीं किया था इस इलेक्शन से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, आज ये जो इलेक्शन हुआ, आप कोई वोट हासिल नहीं कर सके, इस पूरी प्रैक्टिस का फिर फायदा क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, या अगर मैं कहूँ अली अमीन गंडापुर साहब ने जो प्लान किया था, प्लान तो उसी तरह एग्जीक्यूट हुआ? फिर बिल्कुल सारा प्लान उसी तरह एग्जीक्यूट हुआ होगा, लेकिन हम जो चाहते थे
कि बंद कमरों में जो फैसले किए जाते हैं, बंदर बांट की जाती है, बिला मुकाबला लोगों को लाया जाता है, वो तो नहीं हुआ। इलेक्शन तो हुआ, तो एक डेंट तो पड़ा है इस अशराफिया के निज़ाम को। तो यही हमारा मकसद था। बाकी मैंने खुद से ये कहा था, मैंने अपने पैगामात में भी ये लिखा था, मैंने ट्वीट्स में भी ये कहा था कि मुझे एक वोट भी नहीं दो आप सारे एमपीएस को। मैंने कहा था मुझे वोट की जरूरत नहीं है, मैं इलेक्शन, मुझे सेनेट वेनेट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बात उसूल की होनी चाहिए। नहीं तो असूल असूल तो मतलब कहीं पे भी नहीं गए ना, आपको तो एक वोट भी नहीं मिला। और वो जिस असूल के तहत ये इलेक्शन होने थे, हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान डील भी हुई, वोट भी उसी तरह ही पड़े, इलेक्ट भी उसी तरह ही हुए, फायदा क्या हुआ? मतलब एंड में अगर मैं वो स्कोर शीट उठा के देखूं तो बाकी सबने तो अपने अपने स्कोर बना लिया, आपके स्कोर के आगे तो सिफर लिखा हुआ है। बिल्कुल सिफर लिखा है, मुझे इस पे कोई मसला नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि मुझे फख्र है कि मैंने एक लड़ाई लड़ी, मैं खड़ा रहा। मैंने ये कबूल नहीं किया कि आप बंद कमरों में फैसले करके लोगों पे मुसल्लत करें। ठीक। और ये कभी भी ऐसा नहीं होना, और स्पेशली किससे लड़ाई उन लड़ी लोगों के साथ। खुर्रम भाई, आपने किससे लड़ाई लड़ी? निजाम के साथ, इस निजाम निजाम कौन के साथ, है? अशराफिया के इस निजाम के साथ। आपके निजाम में कौन है? मतलब आपकी पार्टी में से कौन निजाम चलाने वाला जिसके अगेंस्ट आप लड़ रहे थे? पूरी अशराफिया, पूरी की पूरी अशराफिया, चाहे उसमें मेरी पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, सरमायादार जिन्होंने पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में किया हुआ है। Are you talking about Mirza आम Afridi? लोगों को, Are you talking about Mirza जी, Afridi? आप मिर्जा अफरीदी साहब की बात आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, एवरीवन हु मेड, जितने पीटीआई के सेनेटर्स इलेक्ट हुए, जितने नून लीग के हुए, जितने पीपल्स पार्टी के, जेयूएफए के, आप सबकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सबकी, मैं सेनेटर्स की बात नहीं कर रहा जो सिलेक्ट हुए, जिन्होंने ये डील करने की कोशिश की थी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, अब ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई, आप एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे इस बात को कि गंडापुर साहब की गिरफ्त जो है इस पूरी असेंबली के ऊपर बड़ी तगड़ी है और वो जिस तरह चाहते हैं वो वैसे ही होता है? देखिए, मेरा गंडापुर साहब से कोई इख्तिलाफ तो नहीं है। अच्छा, ठीक है, खान साहब के नामजद करदा एक वजीर आला है, एक फैसले पर मेरा इख्तिलाफ था, ठीक है, उसूल पे था, ठीक है, और उस पे मैं कायम हूं। बाकी पार्टी है, हम सब एक हैं। आप सब एक हैं, तो ये बाकी लोगों ने सर फिर क्यों विड्रॉ किया? आपके जारी बात है ग्रुप था ना, ग्रुप की शक्ल में आप ऑपरेट कर रहे थे। मैं आपको बताता हूँ क्यों विड्रॉ किया, मैं बताता हूँ क्यों विड्रॉ किया। जी, वो इंतहाई क्रेडिबल लोग हैं, पार्टी के नजरियाती लोग हैं, पुराने कारकुनान हैं और बहुत कुर्बानियों वाले लोग हैं। तो मैं तो ये कभी मान ही नहीं सकता कि उन्होंने कोई माली कंसिडरेशन उसको कंसिडर भी किया होगा या किसी धौंस धमकी में आए होंगे। हम पुख्तून लोग हैं, हमारा एक कल्चर होता है, और 30-40 लोगों का जिरगा जब आपके पास आ जाए तो बंदा मुर्रवत में कभी कभी अपनी मर्जी के खिलाफ भी, आपने उसका बयान देखा होगा इरफान सलीम का, किस कर्ब में उसने वो बयान दिया और किस कर्ब में उसने विड्रॉ किया। मैं जानता हूं कि उस बंदे की इंटेग्रिटी है, ऑनेस्ट है और अपने असूल पे वो कायम रहा है, और उसने कहा है कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूं। खुर्रम साहब, ये इस सारे प्रैक्टिस के बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है अब आपके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई का आगाज किया जाए और हो सकता है कहीं आपको ना पार्टी से निकाल दिया जाए। आपके पास ये खबरें पहुंची हैं? जी पहुंची हैं, इनडायरेक्टली पहुंची हैं, और मैं इंतजार में हूँ जरूर। और देखें, बात यह है कि इस पार्टी में बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े नाम आप जानते हैं, ठीक है, वो आए चले गए। इस पार्टी में 2 स्टेक होल्डर्स हैं सिर्फ, एक है इमरान खान, दूसरा है उसका वर्कर। मैं हूं ये पार्टी, नजरिया है ये पार्टी। निकाले मुझे, शौक से निकाले, कल नहीं आज निकाले, अभी निकाले, दे मुझे शो कॉज, मैं जवाब दूंगा, उसका मुकाबला करूंगा उसका। नहीं, सलमान अकबर राजा सर सेक्रेटरी जनरल है, बैरिस्टर गौहर इस वक्त पार्टी के चेयरमैन है, अली अमीन गंडापुर एक वजीर आला है, इन सबको भी तो इमरान खान साहब ने लगाया है ना, आखिर ये उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जी बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल लगाया, तो मुझे देना शो कॉज। नहीं तो वो जब आपसे कह रहे थे कि आपको विड्रॉ कर लें, तो फिर आपने क्यों इनकी बात नहीं मानी? तो आप तो बेसिकली पार्टी पॉलिसी के खिलाफ चले गए। मैं बताता हूँ। जरूर इन्हें चाहिए था कि पार्टी के लेटर हेड पे एक ये कोई सर्कुलर जारी करते, कोई बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते। खान साहब की चले, उनकी ट्वीट पे जिक्र नहीं था। नहीं सर, अब माजरत, बट दे डिड अनाउंस ना, उन्होंने तो पार्टी के नाम डिक्लेयर किए। कैसे अनाउंस किया? डिक्लेयर किया। शेख वकास अकरम साहब ने ट्वीट किया, उसमें आपका नाम नहीं था। ट्वीट किया, शेख वकास अकरम साहब ने ट्वीट किया, तो शेख वकास अकरम साहब या पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, उन्हें चाहिए था ना कि वो ट्वीट को ऑन करते, अपने सिग्नेचर से उसको किसी पार्टी लेटर हेड पे ज्वाइन। ना खुर्रम साहब, अगर एक पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात, सर पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात ट्वीट कर रहा है फ्रॉम हिज ओरिजिनल अकाउंट, तो इसका क्या मतलब है? जाहिर बात है, इज अनाउंसिंग अ डिसीजन। अभी भी मैं शेख वकास अकरम साहब की एक्चुअली ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने एक्चुअली ये लिखा, उन्होंने कहा इंतखाबात से कबल मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से मनफी प्रोपेगेंडा और साजिशी बयानियां
गढ़ा गया था कि तहरीक इंसाफ के एमपीएस मुनर्फ हो सकते हैं, जमीन बेच सकते हैं या पार्टी उम्मीदवारों को वोट देने से इनकार कर सकते हैं। ताहम आज के नताइज ने इन तमाम साजिशी अफवाहों को यकसर मुस्तरद कर दिया। मेरे ख्याल में तो आपके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने तो कभी ये बात कही नहीं, मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि कोई मुनरिफ हो सकता है। मैं जो कह रहा था कि इलेक्शन करे, तो अगर मुझे ये डर होता कि कोई लोग बिक जाएंगे तो मैं क्या ये कहता कि इलेक्शन करे? मैं तो कहता ना कि छुप छुपा के कोई डील कर लेना, ठीक है। तो जिनको डर था, जिनको खौफ था, वो चाहते थे कि डील हो जाए ना, तो नहीं चाहते थे इलेक्शन में जाना। तो मिर्जा अफरीदी साहब को फिर सर, मिर्जा अफरीदी साहब को अगर टिकट दिया गया, आप समझते हैं जेन्युइनली दिया गया, इसमें कोई पैसा नहीं चला, कोई फेवर्स नहीं हुई, कोई वो जो फार्म हाउस के खाने की अभी थोड़ी देर पहले आप यू डोंट थिंक ऐसी कोई बात? मैं ऐसी बात नहीं कर सकता, मैं ऐसी बात नहीं कर सकता जिसका मुझे डायरेक्टली इल्म ना हो, लेकिन कुछ होते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ठीक है, उनसे आप चीजों को देख लेते हैं। वो पार्टी के अंदर पिछले इतने अरसे से थे ही नहीं। मैं जाती वाले से उन पे बात नहीं करना चाहता, मैं उसूल की बात करना चाहता हूँ। नहीं थे वो पार्टी के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, 9 मई की मजम्मत की उन्होंने आज ये बल्कि उल्टा पार्टी के गले में ये हार भी पहना दिया कि 9 मई पार्टी का बयान है, ये इमरान खान का बयान है। इमरान खान तो डटा ही इस बात पे हुआ है कि उन्हें कह रही है एस्टेब्लिशमेंट कि आप इस पे माफी मांगे, वो कहते हैं नहीं, आप 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस निकालें। क्यों नहीं निकालते? ठीक, तो आपके ख्याल में सर मिर्जा अफरीदी साहब की वजह से जो दरवाजा खुला है, और भी बाकी लोग आ जाएंगे जिन्होंने 9 मई की मजम्मत की, सब सारे पार्टी में वापस आना शुरू हो जाएंगे आपके ख्याल में? मुझे नहीं पता वो कौन से रास्ते से आए, और बाकी लोगों को अगर वो आ सकते हैं तो बाकी लोगों को, मैं किसी और की तो बात नहीं करूंगा। मैं कोट कर देता हूं, मैं कोट कर देता हूं। फवाद चौधरी साहब ने कहा मेरे पास 50 करोड़ होता तो मैं भी शायद वापस आ जाता पार्टी में। यू एग्री विद दैट? ये मुझे नहीं पता, ये फैसला करने वालों को पता होगा, ठीक है। मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना है, पार्टी का एक नजरियाती कारकुन हूं, मेरा काम इतना है कि जहां मुझे लगे कि कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी कहीं पे पार्टी के बुनियादी नजरिए से इनहिराफ कर रही है, उसके रास्ते में दीवार बन के। बहुत शुक्रिया खुर्रम ज़ीशान साहब, थैंक यू सो मच। शाहिद खटक साहब, ये आपने खुर्रम साहब की गुफ्तगू सुनी, सर वो रेजिस्ट करेंगे, आगे भी रेजिस्ट करेंगे? और 9 मई के हवाले से भी काइंडली बता दीजिएगा कि अब आइंदा अगर कोई आना चाहे वापस जिसने मजम्मत की हो, तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं सर या बंद हैं? मंसूर भाई, आप बहुत सी चीजों को मिक्स अप कर रहे हैं। अच्छा जी। अगर आप सवाल करें पर्सन टू पर्सन, अच्छा जी। अगर हमारे जो सेनेटर बन रहे थे, 3 सेनेटर हमारे बन रहे थे जनरल के ऊपर, ठीक है जी, एक मुराद सईद, एक फैसल जावेद और एक मिर्जा। तो अगर आप ये सवाल करें कि जी अगर मुराद सईद को आपने रिप्लेस करना था तो शायद आपको खुर्रम ज़ीशान को टिकट देना था, अगर आपको फैसल जावेद को रिप्लेस करना था तो आपको इरफान सलीम को टिकट देना था, या इरफान सलीम से आप मिर्जा अफरीदी को रिप्लेस करते, तो सब लोग एकमोडेट नहीं हो पा रहे थे जो मौजूदा तादाद थी। नंबर सेकंड, अभी आयशा बानो जो जिसको हमने टिकट दिया था, जो बात में उन्होंने अभी उसको आप रेजिस्टेंस का इनाम दे, आयशा बानो लास्ट टाइम हमारी एमपीए रही, इस दफा एमपीएस की लिस्ट में मौजूद, एमएनएस की लिस्ट में मौजूद, और उसके बाद अभी सेनेट के लिस्ट में भी मौजूद। जब उन मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो सेनेट के ऊपर आके, हालांकि आयशा बानो जो थी वो कोई हमारी ऐसी कोई तगड़ी कारकुन नहीं रही, वो हमारे इधर जो नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल है उसकी मालिक। शायद साहब वो आपकी बात दुरुस्त है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अब आपकी पार्टी का एक असूल सेट हो गया ना, जिसने 9 मई की मजम्मत की है वो भी पार्टी में वापस आ सकता है या नहीं आ सकता? मंसूर भाई, मुझे कंप्लीट करने दे जी भाई। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू कुछ चीजें अपने कारकुनान कौम के सामने। अभी जो हमारी खातून इलेक्ट हुई सेनेटर रुबीना नाज एडवोकेट, मैं इसको पर्सनली 2011 में हमारी ऊपर यूनिवर्सिटी में एक 107 का एफआईआर था, उस वक्त 107 का एफआईआर हमारे लिए बहुत बड़ा एफआईआर था, अभी 302 हमारी ऊपर है, इतनी फिक्र नहीं होती। तो रुबीना नाज एडवोकेट वाहिद उन 2-3 वकला में थी कि जो हमारे साथ अदालत की हमारे जमानती की। वो खातून जो है वो ज्यादा इस तरह जलसो जुलूस वाली पॉलिटिक्स उसने नहीं की, लेकिन एक उस वक्त हमारी पार्टी की सपोर्ट की जब हमारे पास कोई वकील नहीं थे बड़े। देखिए अभी अगर आप कहते हैं कि जी रुबीना नाज को आप हटा के आयशा को आप सेनेटर बना दे तो उसके साथ फिर ज्यादती होती। सीटें हमारी थी 5 या 6 मैक्सिमम,
तो अगर 5-6 थी तो इन्हीं लोगों को इलेक्ट करना था। अब ये तो नहीं हो सकता था कि मुराद सईद को निकाल के जी वो खुरम दिशान को दे दे, या फैसल जावेद को निकाल के आप इरफान सलीम को दे दे। हाँ, मैं जो खुद एक बात एडमिट कर रहा हूं कि इन सब में जनरल नशिस्तों के ऊपर अगर मिर्जा अफरीदी के ऊपर आपने इरफान सलीम को एडजस्ट किया होता या चौथे नंबर का हम सेनेटर बनाते, हम एफर्ट्स करते, तो ये लड़ाई होती ही ना। क्योंकि अभी इरफान सलीम कि उसके ऊपर सबको मौका मिल गया है, हर बंदा कह रहा है कि जी मैं बड़ा तगड़ा कारकुन हूं, मैंने जी जमीन और आसमान एक कर दिए। मंसूर भाई, इस पार्टी में मैं छोटा बड़ा हूं, मुझे हर बंदे की एफर्ट्स का पता है कि किसने क्या एफर्ट्स किए। हो गया सर, पॉइंट आ गया सर, हार्ट का है और मैं उस रीजन का प्रेसिडेंट हूं। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। समर साहिबा, ये सारा कुछ जो आप सुन रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर चले एक डिबेट तो हुई, बड़ा उसमें कारकुनों ने अपना एक गुफ्तगू की, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पहले सवाल के जवाब में आपने खुद भी इस बात के बारे में डिस्कशन की। ठीक है, वो फेल हो गए। अभी आप खुरम ज़िशान साहब की भी गुफ्तगू सुन रही थी कि उन्होंने कहा बेशक मैं फेल हो गया, लेकिन मैं जंग तो लड़ा, मैंने अपना मौक़िफ़ तो खड़ा किया। अच्छा, मैं जब इसका कंपेयर करता हूं तो मुझे मुस्लिम लीग नून के अंदर तो दूर दूर तक कोई ऐसा कारकुन नजर नहीं आता जो रेजिस्ट करे कि नहीं ये गलत है, ये अगर अमीर मुकाम के बेटे को ये टिकट दिया जा रहा है तो ये गलत है। कोई भी नहीं है रेजिस्ट करने वाला। देखिए, खुरम ज़िशान ने जो रेजिस्ट किया तो उनको कुछ हासिल हुआ, उन्होंने अपनी पार्टी में तलखी के अलावा कुछ भी नहीं हासिल किया। या तो वो कोई उनके साथ पार्टी के लोग खड़े होते या उनकी सपोर्ट में आते, या सिर्फ टोकन की, बिकॉज देयर इन अ वेरी लार्ज नंबर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में। उस डब्बे से 2-3-4 वोट तो निकलते, 2-3-4 लोग तो कहते कि इनके नज़रिए के साथ हम एग्री करते हैं। देखिए जी, सेनेट के इंतखाबात एक पार्लियामेंटेरियन की लाइफ में एक बहुत बड़ा मरहला होता है, और जिसके ऊपर अगर शक हो जाए कि इन्होंने अपना वोट पार्टी पॉलिसी से हट के दिया है, जो कोई जिस पार्टी पे भी हो, सेनेट का वोट उस पार्टी की अमानत होता है। अच्छा जी, दिस इज अ वेरी क्लियर फैक्ट। आप जब एक पार्टी आपको एक टिकट देती है, आपको अपना एक सिंबल देती है, नाम देती है, तो फिर सेनेट का वोट या जितना भी आगे जाके असेंबली में इस तरह की वोटिंग की आप एग्री करती हैं जो शायद साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, शायद साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि शो ऑफ हैंड्स के साथ ये इलेक्शन होने चाहिए, आप एग्री करती हैं कि ऐसा ही होना चाहिए? डेफिनेटली मैं एग्री करती हूँ। और देखिए, मैं अली अमीन गंडापुर और उनकी हुकूमत की एक्सट्रीम क्रिटिक रही हूँ और रहूँगी। ये नहीं है कि मैं उनकी किसी बात को शुगर कोट करती हूँ, लेकिन मैं खुद पिछले टेन्योर में पुख्तूनख्वा असेंबली की मेंबर रह चुकी हूँ। जो सेनेट के इंतखाबात में ऑफर्स थी, पैसे थे, लेट नाइट को पैसों के बक्से इधर उधर फिर रहे होते थे, मैं खुद बजाते खुद आपको हल्फन कहती हूँ, मैं इतनी खाइफ थी कि मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाती थी। ठीक, आई वॉज रिफ्यूजिंग टू पिक अप द फोन, कि आगे से कोई मेरे साथ कोई इस तरह की बात ना कर ले जब तक ये वोटिंग का प्रोसेस हो ना जाए। तो आई थिंक ये सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स जो इकट्ठे हुए हैं, अपने उन्होंने रंजिशें साइड पे रखी हैं, दे हैव डन इट टू ब्रेक द विशियस साइकिल ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। आप लोग ये बात समझें कि अगर इस इलेक्शन में भी हॉर्स ट्रेडिंग होती तो बहुत बुरा एक असर पड़ता खैबर पख्तूनख्वा। हसन अयूब साहब, एक डिस्कशन ये भी चल रही है कि इमरान खान साहब को इस पूरे प्रोसेस में से माइनस कर दिया गया, उनको वो लिस्ट ही नहीं दिखाई गई। ये पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा। आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में इन फैसलों में से भी इमरान खान साहब को माइनस किया जाएगा? मंसूर भाई, इमरान खान साहब को जाहिर बात है, ये टेलीविजन चैनल के ऊपर आकर तो तमाम बड़े लीडर्स जो हैं पीटीआई के यही बात कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर तो हर वो काम करते हैं जो उनको खुद जो है वो फ़ायदा दे रहा हो। उनके लिए जो फ़ायदामंद चीज़ है, अपने मुफाद को तरजीह दे रहे हैं। यहाँ पर कोई, देखिए, इमरान खान का ये फ़ैन क्लब है पॉलिटिकल पार्टी। अगर इमरान खान को माइनस कर दे तो इस पार्टी के अंदर नज़रिया कोई नहीं है, और इमरान खान ने कोई जो है वो नज़रिया ना दिया है ना सिखाया है, सिर्फ बातें जो की हैं उन बातों से खुद ही जूटन भी लेते रहे हैं। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि मैं आपको बताऊं कि ये मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो कोरम की निशानदेही करनी थी, ये 2 दिन पहले से फैसला हुआ था, और ये ओपोजिशन को भी मालूम था कि वो ये करने जा रही है हुकूमत। मैच फिक्स था, फिक्स मैच हुआ, फुल मैच फिक्स था। मैंने, आप देखिए, अभी इजलास नहीं था, मैंने 8:53 पर मैंने ट्वीट किया था कि जनाब ये होगा, कोरम की निशानदेही होगी, और फिर उसके बाद इसको है मुलतवी कर दिया जाएगा इजलास को। ऑन रिकॉर्ड मेरी टाइमलाइन पे जाके पढ़ ले, मेरे ट्वीट मौजूद है इतवार की सुबह का।
बहुत शुक्रिया, उसके बाद इसी बहुत तरह शुक्रिया हसन जासुआ- अयूब साहब, शाहिद खटक साहब, समर हारून बलोच साहिबा। नाज़रीन, हसन अयूब साहब को ये क्रेडिट जाता है कि बहुत बड़े बड़े फैसले भी उन्होंने फैसला अनाउंस होने से पहले ही बता दिए थे। कोरम पूरा नहीं होगा ये भी इन्होंने पहले बता दिया था। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।